हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज हम लोग कवर करने वाले हैं रोबोटिक्स का पार्ट 4। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ रोबोटिक्स और साथ ही साथ हम लोग कवर करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था कि जो हमारा मैनिपुलेटर होता है उसको ब्रॉडली 3 पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट है हमारा बॉडी, दूसरा पार्ट है हमारा आर्म और तीसरा पार्ट है हमारा रिस्ट। तो बात की जाए बॉडी की, तो बॉडी सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक लुक देने के लिए यूज होती है। और बचे हुए जो 2 पार्ट हैं कौन कौन से, आर्म और रिस्ट, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट थे। तो रिस्ट के अंदर हमने कवर किया था कि रिस्ट के पर्टिकुलर 3 मोशन हो सकते हैं। कौन कौन से थे? पिचिंग था, रोलिंग था और योइंग था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आर्म की। तो आर्म के लिए मैंने बताया था कि आप कोई 3D स्पेस में अगर कोई पॉइंट लोकेट करना चाहते हैं तो आपको एक्स, वाई और जेड एक्सिस की डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रोबोट आर्म का मोशन कैसे होता होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बात की जाए आर्म की, तो रोबोट आर्म का भी 3 टाइप से मोशन हो सकता है। कौन कौन सा? फर्स्ट टाइप है उसका रेडियल ट्रैवर्स या बोलिए रेडियल रिवर्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हो डायग्राम में जो सबसे टॉप में रेडियल ट्रैवर्स मैंने लिखा है, उस पर्टिकुलर टाइप में मोशन को आप देखो, वो क्या हो रहा है, इन और आउट वाला मोशन दिखा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टॉप में 2 रेक्टेंगुलर बार दिख रही होगी। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बार पे मैंने टिक किया हुआ है। ठीक है, तो वो जो रेक्टेंगुलर बार है वो पर्टिकुलर दूसरे रेक्टेंगुलर बार के अंदर एक रेक्टेंगुलर होल है, उसके थ्रू इन और आउट का एक्शन परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप के मोशन को हम बोलेंगे रेडियल ट्रैवर्स या फिर रेडियल रिवर्स। सिमिलरली दूसरे टाइप का मोशन होता है हमारा वर्टिकल ट्रैवर्स। वर्टिकल ट्रैवर्स नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें अप एंड डाउन वाला मोशन परफॉर्म होगा। जॉइंट के रिस्पेक्ट में आर्म का जो मोशन होगा वो अप एंड डाउन का मोशन हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जो आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार दिख रही हैं ये ऊपर और नीचे जा सकती हैं विथ रिस्पेक्ट टू आपका जॉइंट। ठीक है, जो आपकी रेक्टेंगुलर बार है वो बेस से एक पर्टिकुलर जॉइंट पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऊपर और नीचे जा सकती हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैंने जॉइंट को रेड कलर से इनसर्किल किया हुआ है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हमारी स्क्वायर बार है वो ऊपर और नीचे जा सकती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप के मोशन को हम बोलेंगे वर्टिकल ट्रैवर्स। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के मोशन की, जो है हमारा रोटेशनल ट्रैवर्स। तो फ्रेंड्स, रोटेशनल ट्रैवर्स में जो हमारी रोबोट आर्म है, आप देख सकते हो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो हमारी रोबोट आर्म है वो लेफ्ट और राइट मोशन परफॉर्म कर सकती है, या बोलिए जो हमारी रोबोट आर्म है वो स्विवेल का मोशन परफॉर्म कर सकती है रोटेशनल ट्रैवर्स एक्सिस के अबाउट, जिसको मैंने रेड कलर से इनसर्किल किया हुआ है डायग्राम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को रोबोट के आर्म के जो तीनों मोशन थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पोजीशन वेरिएबल नीडेड टू लोकेट ऑल पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब है कि किसी भी मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को कितने ऐसे मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की नीड होगी सो दैट हम लोग उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म या उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अंदर जितने भी मोशन परफॉर्म हो रहे हैं उनको डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली फ्रेंड्स, रोबोटिक आर्म कितने डिफरेंट वे से मूव कर सकती है उसको भी हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर आप बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको ये भी बताता है कि जो हमारी रोबोटिक आर्म है वो कितने डिफरेंट वे से मूव कर सकती है। सिमिलरली हम लोग ने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि रोबोटिक्स के अंदर हम लोग एक्टिव जॉइंट्स की बात करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स रहेंगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो देखिए, नंबर ऑफ जॉइंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और जॉइंट्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ लिंक्स माइनस 1। कैसे? आपके पास 2 लिंक हैं और आपने उसको कनेक्ट किया, तो कितने 2 लिंक है और जॉइंट कितना मिलेगा? 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है। और जो एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी उस टाइम वो था कि नंबर ऑफ जॉइंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एक्चुएटर्स। एक्चुअली में फ्रेंड्स, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको मूव कराने के लिए हम लोग को एक ड्राइव मैकेनिज्म की नीड होती है। ठीक है, या बोलिए हमको एक्चुएटर्स की नीड होती है। तो इसीलिए जितने आपके जॉइंट्स होंगे उतने ही आपके एक्चुएटर के नंबर होंगे और उतना ही रोबोटिक आर्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा।
या बोलिए उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग को रोबोटिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन भी कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे पहले बात करते हैं लिंक या बोलिए आर्म की। तो आर्म जो है आपके वो पोजिशनल चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग ने देखा कि एक्स वाई जेड एक्सिस में हमारी आर्म मूव करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पोजीशन को चेंज कर रही होगी। सिमिलरली जो हमारे रिस्ट होते हैं, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि याइंग, पिचिंग और रोलिंग, इस पर्टिकुलर 3 टाइप के मोशन हमारी रिस्ट परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो रिस्ट क्या करता था, रिस्ट हमारा ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा होता था। तो फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि रिस्ट जो है वो सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए यूज होता है। कभी भी आप रिस्ट को लीनियर मोशन नहीं दे सकते हो, या बोलिए रिस्ट आपका कभी भी लीनियर मोशन को परफॉर्म नहीं करेगा। इस चीज़ को डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो फ्रेंड्स यही चीज़ मैंने लिखी है थर्ड पॉइंट में कि जो हमारा रिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रोटरी मोशन को परफॉर्म कर सकता है, कभी भी लीनियर मोशन को परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक बेसिक आइडिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स हम लोग ने मैनिपुलेटर में आर्म और रिस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आर्म के भी हमने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखे, सिमिलरली रिस्ट के भी हमने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखा है। ठीक है, तो आर्म की जो भी एक्सिस होगी उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, सिमिलरली जो हमारे रिस्ट की एक्सिस होगी उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। और फ्रेंड्स अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा, जो भी आप लोग किसी रोबोटिक्स मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करोगे, तो वहाँ पे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से लेके 3 के बीच में आ रहा है तो उस टाइम आप बोलोगे कि जो हमारा रिस्ट मोशन है वो परफॉर्म नहीं हो रहा है, उसको ब्लॉक करके रखा गया है। ठीक है, या बोलोगे रिस्ट मोशन को फिक्स कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी ओरिएंटेशन चेंज वाली चीज थी वो अब आपको नहीं मिलेगी। दैट मीन्स सिर्फ आपको पोजिशनल चेंज देखने को मिलेगा। जो भी हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस वाला मोशन था सिर्फ और सिर्फ आपको वही मोशन देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 to 6 लाई कर रही है, यानी कि जो भी आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया अगर उसकी रेंज 4 से लेके 6 के बीच में आ रही है, तो फ्रेंड्स उसका मतलब होगा कि अभी तक डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हमारी 1 से लेके 3 की रेंज में लाई कर रही थी तो हमारे सिर्फ मेजर एक्सिस इन्वॉल्व हो रही थी, या बोलिए सिर्फ और सिर्फ हमारा आर्म का मोशन देखने को मिल रहा था। रिस्ट जो थी वो हमारी फिक्स थी। और जैसे ही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से ग्रेटर होगी, लेट से 4 होती है, तो 4 का मतलब होगा 3 + 1। 3 कौन सी हो गई, 3 हो गई आपकी आर्म मोशन या बोलिए मेजर एक्सिस के मोशन। और जो बचा हुआ पार्ट है, लेट से 4 था तो 3 हो गए आर्म के मोशन और बचा हुआ 1, जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा हमारा रिस्ट का। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 4 हो रही है तो 3 मोशन हो गए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए पोजिशनल चेंज के, और 1 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होगा हमारा रिस्ट का, जिससे हम लोग ओरिएंटेशन चेंज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स किसी 3D स्पेस के अंदर कोई आर्बिट्रेरी पोजीशन को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड होगी। कौन कौन सी? 3 हो गए आपके आर्म मोशन, जो भी एक्स वाई और जेड पोजिशनल चेंजेस हैं उसको हम लोग डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्म। सिमिलरली 3 हो गए आपके रिस्ट मोशन, जिसको हम लोग ने माइनर एक्सिस बताया था, जिसकी हेल्प से हम लोग ओरिएंटेशन चेंज को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, या बोलिए जनरली जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है वो 6 होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो उस पर्टिकुलर टाइप के मोशन को हम बोलेंगे रिडंडेंट। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइप की मैकेनिज्म को हम बोलेंगे रिडंडेंट टाइप मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 6 है, इसका यूज हम करेंगे जब भी रोबोट के पाथ में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा होगा, या फिर हम चाहते हैं कि कोई भी रोबोटिक आर्म में और फ्लेक्सिबिलिटी आए। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोग ग्रेटर देन 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को इस पर्टिकुलर स्लाइड में जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स हम लोग ने अभी तक ये सीख लिया है कि जो भी हमारा मैनिपुलेटर है उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, आर्म और रिस्ट। आर्म का काम होता है पोजिशनल चेंज को परफॉर्म करना, और वो ट्रांसलेशन मोशन की हेल्प से हो रहा होता है। ठीक है, जो भी हमारा फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट वाला मोशन था वो आर्म के मोशन के अंदर हमने देखा हुआ है। सिमिलरली रिस्ट जो था उसका फंक्शन था ओरिएंटेशन चेंज को परफॉर्म करना।
ठीक है। तो इसका मतलब है रिस्ट हमारा रोटेशन मोशन को परफॉर्म करेगा। कौन कौन सी मोशन थी? पिचिंग, रोलिंग और याइंग, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के नोटेशन की। तो फ्रेंड्स यूजुअली जो भी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं वो आर्म और रिस्ट के मोशन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नोटेशन भी हम लोग उसी फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले आर्म के मोशन को लिखेंगे, फिर कॉलन देके रिस्ट के मोशन को लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग नीचे आ जाओ, जहां पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो उस डायग्राम में भी जो हमारा बेस वाला पार्ट है वहां पे आ जाओ। अब देखिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस से आगे बढ़ेंगे तो हमको दिख रहा है एक ट्विस्टेड जॉइंट, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़े तो हमको फिर से एक टी, जिसको हम लोग ट्विस्टेड जॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो दिख रहा है। फिर हम आगे बढ़े तो हमको दिखता है एक रोटेशनल जॉइंट, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमको एक 3 का पेयर मिल गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? टी टी आर, ठीक है। बेस से हमेशा स्टार्ट करना है, तो बेस से आप आगे बढ़े तो बेस से जैसे ही आगे बढ़े आपको मिला एक ट्विस्टिंग जॉइंट, जिसको हमने टी लिखा। फिर हम आगे बढ़े, फिर से हमको एक ट्विस्टिंग जॉइंट मिला, जिसको हमने टी लिखा। फिर हम आगे बढ़े तो हमको मिला एक रोटेशनल जॉइंट, जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देंगे कॉलन। जैसे ही हमारी 3 डिजिट हो गई फिर हम देंगे एक कॉलन। उसके बाद बचे हुए जॉइंट को लिखेंगे। तो बचे हुए जॉइंट कौन कौन से हैं? बचे हुए जॉइंट है आपका रोटेशनल जॉइंट और उसके आगे है आपका ट्विस्टिंग जॉइंट, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है ये? टी टी आर कॉलन आर टी, ठीक है। फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को जॉइंट के रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में इस चीज को कवर किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल कितने जॉइंट है आप गिन के बताओ? टी टी आर फिर आर टी, टोटल 5 जॉइंट आपको दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी? वो होगी 5। नंबर ऑफ जॉइंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स -1 इक्वल टू नंबर ऑफ एक्चुएटर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड में टॉप में जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसका अब आपको नोटेशन लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप आओगे बेस पे। बेस पे जैसे ही आओगे उससे आगे आप बढ़ना चालू करो। बेस से आगे बढ़ोगे तो आपको एक ट्विस्टेड जॉइंट मिलेगा, तो उसको आपने टी से रिप्रेजेंट किया। फिर आगे बढ़े तो आपको मिला एक रोटेशनल जॉइंट, जिसको आपने आर से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली आप आगे बढ़े फिर आपको एक ट्विस्टेड जॉइंट मिला। तो जैसे ही 3 का पेयर मिल गया तो आप लिख दोगे तुरंत टी आर टी, ठीक है। सबसे पहले ट्विस्टेड फिर रोटेशनल फिर आपको ट्विस्टेड, तो टी आर टी। फिर आप कॉलन लगाओगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपको एक दिख रहा है रोटेशनल जॉइंट, जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहां पे टोटल कितने आपको जॉइंट दिख रहे हैं? टोटल जॉइंट है 4, टी आर टी फिर कॉलन उसके बाद आर। तो फ्रेंड्स टोटल हुए हमारे 4 जॉइंट्स, और इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी 4, क्योंकि नंबर ऑफ जॉइंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू नंबर ऑफ एक्चुएटर्स इक्वल टू लिंक्स -1, ठीक है। तो फ्रेंड्स नीचे में आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी पोजीशन को 3D स्पेस में किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की नेसेसिटी होती है, या बोलिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली पेंटिंग और वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 5। फ्रेंड्स ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होगी जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स स्कारा रोबोट, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 4। स्कारा रोबोट क्या होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 कैसे होती है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो उसका यूज होगा अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल्स, या फिर पर्टिकुलर केस के अंदर अगर मैनिपुलेटर में आपको और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो वहां पे भी हम लोग ग्रेटर देन 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग रोबोटिक्स से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला है एक्सिस। एक्सिस क्या करता है? एक्सिस आपको डायरेक्शन देता है कि जो भी हमारे रोबोटिक आर्म की मोशन हो रही है उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आप देख सकते हो नीचे में स्लाइडिंग मोशन। तो स्लाइडिंग मोशन जो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मोशन आप देख रहे हो लीनियर मोशन ऑफ स्लाइडर, वो एक एक्सिस के अबाउट हो रहा है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इस पर्टिकुलर टाइप की एक्सिस को हम बोलेंगे लीनियर एक्सिस या फिर ट्रांसलेशनल एक्सिस। सिमिलरली आप जस्ट उसके राइट में जो डायग्राम दिख रहा होगा जहां पे आपको एक रोटेशनल एक्सिस दिख रही होगी, ठीक है। जो भी हमारा लिंक है वो रोटेट कर रहा है,
तो रोटेट किसी एक्सिस के अबाउट कर रहा होगा, जिस एक्सिस के अबाउट ये लिंक हमारा रोटेट करेगा उस पर्टिकुलर एक्सिस को हम बोलेंगे रोटेशनल एक्सिस। सिमिलरली फ्रेंड्स, सेकंड टर्म है स्पीड और एक्सीलरेशन। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। तो हाउ फास्ट अ लिंक और आर्म चेंजेस इट्स पोजीशन। स्पीड क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो भी हमारा आर्म है वो अपनी पोजीशन को कितनी फास्टली चेंज कर रहा है उसको हम बोलेंगे स्पीड। सिमिलरली एक्सीलरेशन की बात की जाए तो हाउ फास्ट अ रोबोट कैन अचीव और पिकअप इट्स मैक्सिमम स्पीड। जो भी हमारी मैक्सिमम स्पीड है उसको कितनी तेजी से हमारा रोबोटिक आर्म अचीव कर रहा है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सीलरेशन टर्म का। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप लोग मुझे बताओ कि जो भी रोबोटिक आर्म की मोशन आप देख रहे हो, जो भी इसकी वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, तो ये सारी चीजें पावर कहाँ से लेती होंगी? जो भी हमारा रोबोटिक आर्म मूव कर रही है उसकी पावर आती कहाँ से होगी? ये जितनी भी पावर है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर या बोलिए ड्राइव मैकेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट वीडियो में एक्चुएटर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर होते हैं या बोलिए जो भी इलेक्ट्रिक ड्राइव मैकेनिज्म है उसमें हम लोग ने कवर किया था स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर। तो इन्हीं का यूज करके हम लोग जो भी रोबोटिक आर्म है उनको मोशन देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या चीज होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ने बचपन में एक गेम खेला होगा बुल्स आई। ठीक है, तो आप लोग सबसे नीचे में जो मैंने डायग्राम राइट हैंड साइड में बनाया है उसको देखिए। तो उस बुल्स आई गेम में या बोलिए या फिर किसी टारगेट को हिट करने के लिए आपको कुछ डार्ट्स दिए जाते थे या बोल सकते हैं कुछ एरोज दिए जाते थे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उस पर्टिकुलर टारगेट को हिट करोगे। अगर जितने भी डार्ट्स आपने यूज किए वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आके लगते हैं या फिर पर्टिकुलर स्पॉट को हिट कर रहे हैं तो बोला जाएगा कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या चीज है? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस टू द टारगेट वैल्यू। ठीक है, बेसिकली आपको कुछ एक वैल्यू दी जाएगी जिसपे आपको टारगेट करना होगा और उस टारगेट वैल्यू को अचीव करने के लिए आप जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे तो उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद जो आप रिजल्ट तक पहुंचोगे, अगर वो रिजल्ट उस टारगेट वैल्यू के करीब है तो उसको बोला जाएगा कि आपका रिजल्ट एक्यूरेट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग एक्यूरेसी को मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा कि जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट है और जो भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, जो भी हमारा एरर आ रहा है वो एरर अगर पर्टिकुलर डिफाइनिंग रेंज के अंदर है तो हम लोग वहां से बता सकते हैं कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक्यूरेसी को रोबोटिक्स में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए सबसे नीचे में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, अ मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अटेन्ड पोजीशन ऑब्लिक पाथ ऑफ अ रोबोट एंड इफेक्टर एंड द इनपुट पोजीशन पाथ कमांडेड बाय द रोबोट कंट्रोलर। होता क्या है कि जो भी हमारी रोबोटिक आर्म मूव कर रही होती है तो उसको कमांड देता है हमारा रोबोट कंट्रोलर। तो लेट से कोई एक पर्टिकुलर कमांड दिया कि आपका जो रोबोट आर्म है वो 5,0 से मूव करके पहुंचे 20,0 पे। ठीक है, तो ये जो कमांड है वो रोबोट कंट्रोलर ने दी या इनपुट पोजीशन जो पाथ था वो हमारा 5 से 20,0 पे जाने का था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनपुट कमांड मिलने के बाद जो भी हमारी रोबोटिक आर्म है वो मूव करेगी। ठीक है, तो वो जिस पोजीशन में फाइनली पहुंचेगी, ठीक है, तो जो भी उसने एक्चुअल पोजीशन को अटेन किया और जो हमारा इनपुट प्रोवाइड किया गया था कंट्रोलर के द्वारा कि रोबोटिक आर्म को कहां तक मूव करना है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, फाइनली एक पर्टिकुलर पोजीशन में रोबोटिक आर्म हमारी पहुंच गई, लेट से वो पहुंची 19.99,0 और आप चाह रहे थे कि वो पहुंचे 20,0 पे। तो इन दोनों का जो बीच का रिजल्ट है वो बता रहा है कि कितने एक्यूरेटली आपके रोबोटिक आर्म ने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रिसीजन की। तो फ्रेंड्स बात की जाए प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन क्या होता है? एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अ सर्टेन रीडिंग विथ गिवन एक्यूरेसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप लोग राइट हैंड साइड डायग्राम में देखो तो बुल्स आई वाला जो गेम था उसमें फिर से आपने टारगेट को हिट किया। लेट से जितने भी टारगेट आपने लगाए, जितने भी आपने डार्ट्स यूज किए टारगेट को हिट करने के लिए, वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके हिट कर रहे हैं, लेकिन जो टारगेट आप हिट करना चाह रहे थे
वहाँ पे हिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके तो हिट कर रहे हैं, सारे के सारे डॉट्स एक पर्टिकुलर स्पॉट को हिट कर रहे हैं, लेकिन जिस पर्टिकुलर स्पॉट को आप हिट करना चाह रहे थे उसको हिट नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारा सेंटर का एक सर्किल दिख रहा है वहाँ पे हिट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जो आपने टारगेट हिटिंग की है वो आपकी प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। आपने जो भी टारगेट हिटिंग की है वो प्रिसाइज तो है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। सिमिलरली फ्रेंड्स, सबसे बॉटम में आ जाओ, वहां पे आपको एक फिगर बी दिख रहा होगा, ठीक है। तो उस फिगर में आप देख पा रहे होगे कि आपने जितने भी डार्ट्स टारगेट को हिट करने के लिए यूज किए थे वो सारे के सारे जाके एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हिट कर रहे हैं, ठीक है। जिस पर्टिकुलर टारगेट पे आप हिट करना चाह रहे थे वहीं जाके वो सारे के सारे हिट कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे कि जो आपकी टारगेट हिटिंग है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। पिछले केस में क्या था कि वो पर्टिकुलर एरिया को हिट नहीं कर रहे थे जहां हम लोग हिट करना चाह रहे थे, लेकिन सारे के सारे एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही लग रहे थे, या बोलिए आसपास ही लग रहे थे। तो उसको हम लोग ने बोला था कि जो हमारा रिजल्ट है वो प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। लेकिन जो हमारा फिगर बी है वहां पे हमारा रिजल्ट प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर इसी प्रिसीजन को हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखना चाहें तो आप देख पा रहे होगे लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर बना है उसमें आपको एक लाइन OA दिख रही है। OA लाइन जो है वो हमारी टारगेट लाइन है जहां पे हम लोग हिट करना चाह रहे थे, जो भी हमारा रिजल्ट है वहां तक जाना चाह रहे थे, या बोलिए जो भी हमारी रोबोट आर्म की पोजीशन थी, हम चाह रहे थे कि हमारी रोबोट आर्म एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके पहुंचे, तो वही टारगेट है हमारा OA, ठीक है। और फ्रेंड्स, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने जो प्रोसेस, जो भी एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, जो भी आपकी रोबोटिक आर्म है वो पहुंची आपकी BC वाली लोकेशन पे, जो आपको BC स्ट्रेट लाइन दिख रही है वहां पे पहुंची। तो आप देखोगे कि जो भी आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। क्यों प्रिसाइज नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो भी आपको बेल शेप का कर्व दिख रहा है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही आपका रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज नहीं होगा, ठीक है। और जितनी ही कम आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो कि जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, उतना ही ज़्यादा डिस्पर्सन होगा और उतना ही कम हमारा रिजल्ट प्रिसाइज रहेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन वाली चीज़ें बताई, जो भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन से रिलेटेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे जब हम लोग मेट्रोलॉजी का कोर्स कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारी असेंबली होती है, जो भी हमारा होल और सैफ्ट की असेंबली हो गई, तो वहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ डेविएशन देते हैं, पर्टिकुलर लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो भी हम लोग असेंबली चाह रहे हैं वो डिजायर्ड फंक्शन को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जरूर पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी में, लेकिन रोबोटिक्स के अंदर इसका एक लिमिटेड पार्ट है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे काफ़ी कंसाइज वे में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और वहाँ हम लोग बात करने वाले हैं रिपीटेबिलिटी की। तो देखिए फ्रेंड्स, रिपीटेबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द आउटपुट व्हेन सेम इनपुट इज अप्लाइड टू इट कॉन्जिक्यूटिवली अंडर सेम कंडीशन, ठीक है। तो सेम कंडीशन, सेम इनपुट को जब आप अप्लाई करते हो और जो आउटपुट आप लेके आ रहे हो वो बार बार सेम लेके आ रहे हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलोगे कि वो प्रोसेस आपकी रिपीटेबल है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग रोबोटिक्स के टर्म्स में बात करेंगे तो देखिए सबसे नीचे में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, लेवल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन अचीव्ड पोजिशन फॉर रोबोट मूवमेंट्स परफॉर्म्ड अंडर द सेम कंडीशन एंड बाय द सेम मेथड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर टर्म को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो होता क्या है कि जो भी हमारा रोबोट है, लेट से एक पिक एंड प्लेस वाला रोबोट है जिसको हमने यूज किया है, तो क्या होगा कि आपके रोबोट ने क्या किया, एक पर्टिकुलर एटम को पिक किया और जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप पहुंचाना जा रहे थे उस पे उसने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या चाहोगे कि रोबोट जो है वो वापस पिक करने वाले सिचुएशन में आ जाए, और ऐसा वो एक बार नहीं बार बार करता रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो भी हमारी रोबोट की आर्म है, जो भी हमारे मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट जॉइंट्स और डिफरेंट लिंक्स के कनेक्शन होते हैं। और फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो भी जॉइंट है, जो भी लिंक है, वो क्या है, वो एक मैकेनिकल एलिमेंट है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन तो इन्वॉल्व रहेगा ही। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो भी आप रोबोट के आर्म का मूवमेंट करा रहे हो और आप सेम प्रोसेस बार बार परफॉर्म कर रहे हो,
अंडर सेम इनपुट एंड सेम कंडीशन। तो फ्रेंड्स होगा क्या कि आप सेम ऑपरेशन बार बार परफॉर्म कर रहे हो, जो भी पिक एंड प्लेस का ऑपरेशन है वो बार बार परफॉर्म कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आप लोग एक रेंज दोगे कि जो भी आपका आउटपुट आ रहा है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही आए, या बोलिए आप जो भी पिक एंड प्लेस वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन रेंज के अंदर ही हो। ठीक है, तो यही चीज बता रहा है कि रिपीटेबिलिटी प्रोसेस में सेम आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो अंडर सेम इनपुट एंड सेम कंडीशन, और किस लेवल का उसमें एग्रीमेंट आपको मिल रहा है, जो भी आपने लिमिट प्रोवाइड करी है तो उस लिमिट के अंदर कितना एक्यूरेटली बोल सकते हो, या बोलिए किस लेवल का आपको अचीवमेंट मिल रहा है जो प्रोसेस आप चाह रहे हो। ठीक है, तो उसको ही हम बोलेंगे रिपीटेबिलिटी। फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इन सारे ऑपरेशंस को हम लोग कर्व के थ्रू समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दो टाइप के डायग्राम दिख रहे होंगे। एक है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसको हम लोग मेट्रोलॉजी में डिटेल में समझेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ आपको कंपेरिजन के लिए दिखाया हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो कर्व है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बुलसाई या हिटिंग अ टारगेट। ठीक है, तो हिटिंग अ टारगेट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट केस में आ जाइए, सबसे लेफ्ट और टॉप पे, वो है हमारा एक्यूरेसी बट नॉट प्रिसाइज। तो फ्रेंड्स देखिए, टारगेट हिटिंग में जो आपका मिडिल वाला सर्किल है, या बोलिए जो आपको स्मॉलर सर्किल दिख रहा है, वो आपका टारगेट है जहां पे आप हिटिंग एक्चुअली में परफॉर्म करना चाह रहे हो। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही आप टारगेट हिटिंग करना स्टार्ट करोगे, लेट से आपने 6 डार्ट्स का यूज किया या बोलिए 6 एरोज का यूज किया टू हिट द टारगेट। ठीक है, तो उनमें से आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट वाले डायग्राम में 4 से 5 ऐसे एरोज हैं जो उस सर्किल के नियर अबाउट हैं। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि जो आपकी प्रोसेस है वो एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डॉट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो एक ही जगह नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि ये प्रोसेस प्रिसाइज है। अब आ जाओ आप सेकंड प्रोसेस में, तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 5 जो डॉट्स हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है। इवन 5 में से सिर्फ एक ही ऐसा है जिसने टारगेट को हिट किया। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है वो ना ही एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। ठीक है, अब आप आ जाओ थर्ड डायग्राम में, जो हमारा राइट हैंड में टॉप पे बना है डायग्राम। ठीक है, तो उसमें आप देखो कि जो आपने 5 एरो हिट किए हैं उनमें कोई भी टारगेट पे हिट नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत पास हैं तो आप बोल सकते हो कि ये जो प्रोसेस है टारगेट हिटिंग की, ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। ठीक है, अब आप आ जाओ लास्ट, जो सबसे नीचे में डायग्राम दिख रहा होगा फिगर 4, उसमें आप देखो जो सर्किल वाला डायग्राम है इसमें हमने जितने भी टारगेट हिटिंग की है, जितने भी हमने डार्ट्स लिए हैं या बोलिए जितने भी हमने एरोज से हिट किया है, वो सारे के सारे एरोज एकदम वही एरिया में हिट हुए हैं जहां पे हम चाहते थे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जो हमारा मिडिल सर्किल है, जो हमारा टारगेट एरिया है, उसके अंदर सारे के सारे डॉट्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपका प्रोसेस है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे डॉट्स एक दूसरे से क्लोज भी हैं। ठीक है, तो इसलिए आप बोलोगे कि ये प्रोसेस पर्टिकुलर एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बात करेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी की। तो देखिए, मैक्सिमम लोड अ रोबोटिक आर्म कैन कैरी और मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम वेट अ रोबोटिक आर्म और रोबोट कैन कैरी इज कॉल्ड एज लोड कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है कि जो भी मैक्सिमम लोड कैरी करने की कैपेसिटी होती है रोबोटिक आर्म की या बोलिए रोबोट की, उसको हम बोलेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रोबोटिक आर्म। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड कर सकती है कि रोबोट का साइज क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स उसमें कितने हैं, फिर कौन सी ड्राइव आपने यूज करी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप हाइड्रोलिक ड्राइव यूज कर रहे हो तो आप लार्ज वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका रोबोट अगर हाइड्रोलिक एक्चुएटर पे काम कर रहा है तो वहाँ पे आप जो भी हाई वेट है वो कैरी कर सकते हो, उसको उठा सकते हो। और अगर आप वहीं पे हाइड्रोलिक की जगह दूसरे एक्चुएटर्स यूज करते हो तो वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली एप्लीकेशन टाइप पे भी डिपेंड करता है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसी रहेगी, और मटेरियल की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि जो भी आपने रोबोटिक आर्म को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज किया है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स ये भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट रहेंगे किसी आर्म में या किसी मैनिपुलेटर में,
तो वहाँ पे क्या होगा कि जो लोड कैरी करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। फ्रेंड्स, इसको आप लोग समझ सकते हो एक एग्जांपल से। लेट से आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, उसमें अगर सिर्फ एक होल है या बोलिए सिर्फ एक जॉइंट प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही लोड अप्लाई करोगे उस रेक्टेंगुलर प्लेट पे तो उसको ब्रेक होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर सेम रेक्टेंगुलर प्लेट में ढेर सारे आपके होल्स बने हुए हैं, ठीक है, ढेर सारे आपके होल्स बने हुए हैं, और उस कंडीशन में जब आप लोड अप्लाई करोगे तो वो पहले के कंपेरिजन में बहुत आसानी से टूट जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि जो हमारा वीकेस्ट मेंबर रहेगा इस पर्टिकुलर रॉड में या बोलिए इस पर्टिकुलर बीम में, वो रहेगा जॉइंट्स। तो जैसे ही नंबर ऑफ जॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही आपका लोड कैरी करने का जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे नीचे में मैंने थंब रूल लिखा है, इसको आप लोग लिख सकते हो। जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट रहेंगे उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और उतनी ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। आपकी जो भी आर्म है या जो भी आपका रिस्ट है वो उतनी आसानी से फ्लेक्सिबली मूव कर सकता है, ठीक है। तो जितने जॉइंट्स उतनी फ्लेक्सिबिलिटी और उतनी ही ज़्यादा पोजीशन चेंज करने की कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप किसी भी पोजीशन में आसानी से पहुंच सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, जितने जॉइंट प्रेजेंट रहेंगे इससे सिर्फ एक नुकसान है कि आपका लोड कैरी करने की जो कैपेसिटी है किसी पर्टिकुलर लिंक या आर्म की वो डिक्रीज हो जाती है। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं वर्क वॉल्यूम की, या फिर आप बोल सकते हो वर्क एनवेलप की। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो भी हमारे एंड इफेक्टर्स होते हैं रोबोट में, वो कितना वॉल्यूम स्वेप्ट करते हैं, ठीक है। जो भी आपका 3D स्पेस है उसमें कितना वॉल्यूम स्वेप्ट करेंगे या कितना वॉल्यूम कवरेज रहती है उस एंड इफेक्टर्स की, उसको ही हम लोग बोलते हैं वर्क वॉल्यूम या फिर वर्क एनवेलप। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, इट इंक्लूड्स मैक्सिमम एंड मिनिमम रीच ऑफ ए रोबोट। तो देखिए आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होगे, आपको एक एंड इफेक्टर दिख रहा होगा जिसको मैंने रेड कलर से इनसर्कल किया हुआ है, और इस पर्टिकुलर एंड इफेक्टर की जो मैक्सिमम रीच है उसको मैंने ग्रीन कलर की वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इस एंड इफेक्टर की जो मिनिमम लिमिट है या बोलिए जो मिनिमम रीच है उसको मैंने ब्लू कलर की वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हो जो हमारा एंड इफेक्टर्स है वो कनेक्टेड है सेंटर ऑफ इस सिलेंडर से, ठीक है। जो हमारा सिलेंडर है उसके सेंटर से कनेक्टेड है। तो यहाँ से आप लोग ये देख सकते हो कि जो भी एंड इफेक्टर है उसकी एक लिमिट रहेगी, वो एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच सकता है और उसकी भी एक मिनिमम लिमिट होगी, ठीक है। देखिए होगा क्या कि जो भी आपका एंड इफेक्टर है वो एक पर्टिकुलर साइज से कम नहीं हो सकता, उसका एक पर्टिकुलर साइज रहेगा, ठीक है। तो वही बता रहा है आपको एक मिनिमम लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो वर्क वॉल्यूम क्या होगा, जो भी आपका सिलेंड्रिकल स्पेस है उसका वर्क वॉल्यूम क्या होगा, बहुत आसानी से आप बता सकते हो। वर्क वॉल्यूम होगा π/4 d0² - di² इंटू एच, ठीक है। जो भी आपका हॉलो सिलेंडर हो रहा होगा उसी का वॉल्यूम होगा वर्क वॉल्यूम या फिर वर्क एनवेलप। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारी रोबोटिक आर्म है या बोलिए जो भी हमारा एंड इफेक्टर है उसकी एक लिमिट है, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है जिसमें वो d0 डाया को कवर कर रहा है, और जो उसकी मिनिमम लिमिट है वो है हमारी di, ठीक है। तो इसलिए जो भी वॉल्यूम कवर कर रहा होगा वो एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कवर कर रहा हो। सिमिलरली फ्रेंड्स, ये क्योंकि एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट है तो यहाँ पे आपको एक सिलेंड्रिकल स्वेप्ट वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आपका रोबोट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट है तो वहाँ पे आपको स्वेप्ट वॉल्यूम मिलेगा XYZ, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी वर्क वॉल्यूम मिल रहा है वो हमेशा अलग रहेगा इन कंपैरिजन विद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट। तो ऐसे जितने भी टाइप के रोबोट होंगे उनके लिए वर्क वॉल्यूम और वर्क एनवेलप अलग अलग रहेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट को कवर करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग इस वर्क वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट बचा रह जाएगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल रेजोल्यूशन की। तो ये क्या चीज़ होती है, जो भी आपके दो एडजेसेंट एड्रेसेबल पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे कंट्रोल रेजोल्यूशन, ठीक है। अब एड्रेसेबल पॉइंट क्या चीज़ होती है, तो देखिए कैपेबिलिटी ऑफ द रोबोट पोजीशनिंग सिस्टम टू डिवाइड द रेंज ऑफ रोबोट, जो भी आपकी रेंज ऑफ रोबोट होगी उसको डिवाइड करना क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट में, उसको हम बोलेंगे एड्रेसेबल पॉइंट, ठीक है। और ये जितने भी एड्रेसेबल पॉइंट होते हैं उनमें से कोई भी दो एडजेसेंट
एड्रेसेबल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे कंट्रोल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कंट्रोल रेजोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको रिक्वायर रहेगा रेंज। ठीक है, जो भी आपका रोबोट है वो एक पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट से मूव करते हुए एक फाइनल पॉइंट पे जाता है। ठीक है, तो जो भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे रेंज। ठीक है, और फ्रेंड्स जो भी रेंज है, जो भी हमारा रोबोटिक आर्म मूव कर रहा है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में, वो एक लीनियर पाथ में मूव कर सकता है। यानी कि जो हमारी रेंज है वो एक लीनियर पाथ हो सकती है, या फिर जो हमारी रेंज है वो एक रोटरी पाथ हो सकती है, एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। इन्हीं दो पर्टिकुलर पाथ के फॉर्म में हमको रेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेट्स से हमने एक लीनियर रेंज लिया। जो भी हमारा रेंज है, रोबोट के आर्म का मोशन है, उसको हमने लीनियर माना और लीनियर रेंज को लिया। ठीक है, तो अब उस लीनियर रेंज को हम लोग नंबर ऑफ एड्रेसेबल पॉइंट में डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा पाथ है, जो भी हमारा लीनियर स्ट्रेट पाथ है, उसको हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे कर पाएंगे? इसके लिए रोबोट कंट्रोलर यूज करता है एक रजिस्टर का। रजिस्टर अपने पास कुछ बिट स्टोरेज की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो लेट्स से n बिट रजिस्टर आप यूज कर रहे हो। वो n बिट रजिस्टर क्या करेगा, जो भी आपका पाथ है उसको नंबर ऑफ पॉइंट्स में, नंबर ऑफ एड्रेसेबल पॉइंट में डिवाइड कर देगा। तो लेट्स से अगर n बिट रजिस्टर है तो नंबर ऑफ एड्रेसेबल पॉइंट कितने होंगे? वो होंगे 2 की पावर n। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी मैकाट्रॉनिक्स के पार्ट 2 वाले वीडियो में कवर की हुई है। वहाँ मैंने बताया था कि जो भी आपके रजिस्टर होते हैं वो डिफरेंट टाइप की चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स से आपको 4 डिफरेंट कलर यूज करने हैं या 4 डिफरेंट कलर स्टोर करने हैं, तो उसके लिए आप कितने बिट का रजिस्टर लोगे? उसके लिए आप 2 या 2 से ज़्यादा बिट के रजिस्टर का यूज कर सकते हो। लेट्स से मिनिमम आपने 2 बिट रजिस्टर का यूज किया, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं? 2 की पावर 2। ठीक है, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से? 00, 01, 10, 11। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जो भी आपकी मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। तो आप 4 डिफरेंट कलर को स्टोर कर सकते हो 2 बिट रजिस्टर में। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी हम लोग जो भी एड्रेसेबल पॉइंट है उनको स्टोर करने के लिए एक रजिस्टर का यूज कर रहे हैं। वो रजिस्टर n बिट का है, तो इसलिए नंबर ऑफ एड्रेसेबल पॉइंट कितने होंगे, या बोलिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे? वो होंगे 2 की पावर n। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि n बिट रजिस्टर 2 की पावर n एड्रेसेबल पॉइंट को जनरेट करता है। लेट्स से फ्रेंड कि जो हमारा रेंज है वो है स्मॉल d, और यहाँ पे क्योंकि हमने एक n बिट रजिस्टर का यूज किया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एड्रेसेबल पॉइंट होंगे 2 की पावर n। अगर हम लोग इस रेंज में जो हमारा स्मॉल d है उसमें 2 की पावर n से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा कंट्रोल रेजोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आपके पास एक स्केल है। जो भी आप लोग स्केल यूज करते हो वो 15 सेंटीमीटर का रहता है। ठीक है, और हर एक सेंटीमीटर के अंदर उसमें 10 छोटे छोटे खाने बने होते हैं, या बोलिए 10 छोटे छोटे ग्रेजुएशंस बनी होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि जो भी आपका हर एक कंजिक्यूटिव ग्रेजुएशन के बीच की डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं कंट्रोल रेजोल्यूशन। और उस पूरे 15 सेंटीमीटर स्केल को नंबर ऑफ ग्रेजुएशंस में डिवाइड करना, नंबर ऑफ स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करने के लिए जो हम लोग एक लाइन का यूज कर रहे होते हैं उसको हम बोलेंगे एड्रेसेबल पॉइंट। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताओ कि जो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है उसमें कंट्रोल रेजोल्यूशन की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी फ्रेंड्स 1 mm। ठीक है, जो भी हम लोग उस 15 सेंटीमीटर में हर एक सेंटीमीटर को 10 स्मॉलर ग्रेजुएशन में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो 10 स्मॉलर ग्रेजुएशन है उसको हम बोल रहे हैं एड्रेसेबल पॉइंट, और हर एक कंजिक्यूटिव एड्रेसेबल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं कंट्रोल रेजोल्यूशन। फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस स्लाइड में आपको जानना जरूरी है कि जो भी आप लोग कंट्रोल रेजोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे होते हो वो हर एक जॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको कंप्लीट रोबोट का कंट्रोल रेजोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हर एक जॉइंट के लिए आपको इंडिविजुअली कंट्रोल रेजोल्यूशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उस बेसिस पे आप बता सकते हो कि किसी रोबोट का कंट्रोल रेजोल्यूशन कितना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं रेंज की। अगर आपका रेंज जो है वो एक आर्क के फॉर्म में है, या बोलिए एक रोटरी मोशन कर रहा है हमारा रोबोटिक आर्म। तो अगर कोई रोटरी मोशन कर रहा है तो लेट्स से उसकी एक इनिशियल पोजीशन है ओ से लेके ए, आपका आर्म है तो ए पे आपका इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है बी। ठीक है, ओ ए आपकी आर्म लेंथ है और वो जो आपकी रोबोटिक आर्म है या बोलिए एंड इफेक्टर है, वो एक रोटरी मोशन करते हुए ओ ए से मूव करते करते पहुंच रहा है ओ बी, और इस दौरान उसने एक थीटा एंगल को जनरेट किया। तो अगर हम लोग इस थीटा एंगल को डिवाइड कर दे 2 की पावर n से, तो आपको मिल जाएगा एंगल सेक्टर। ठीक है, और इस एंगल सेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर दें आर्म लेंथ से, जो कि हमारा ओ ए है। ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा कंट्रोल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें कंट्रोल रेजोल्यूशन क्या होगा, आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख रहे होंगे। तो इसमें कंट्रोल रेजोल्यूशन क्या चीज़ है, इसमें कंट्रोल रेजोल्यूशन है आपका A1। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो A1 B1, सिमिलरली B1 C1। तो ये जितनी भी डिस्टेंस है वो इक्वल होंगी और इनको हम बोलेंगे कंट्रोल रेजोल्यूशन, और ये हर एक जॉइंट के लिए कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे 2 की पावर b मैंने लिखा है, इसको आप n कर लो। बेसिकली n बिट रजिस्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, 2 की पावर b नहीं है, 2 की पावर n है। फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो भी आपकी रोबोट है वो डिफरेंट नंबर ऑफ जॉइंट से मिलकर बनी हुई है, और अगर आपको कंट्रोल रेजोल्यूशन इंटायर रोबोट के लिए कैलकुलेट करना है तो हर एक जॉइंट के लिए आपको कंट्रोल रेजोल्यूशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमने अभी तक कंट्रोल रेजोल्यूशन निकालना सीखा है वो हर एक जॉइंट के लिए सीखा है। ठीक है, यानी कि वो एक जॉइंट के लिए, एक इंडिविजुअल जॉइंट के लिए कैलकुलेट होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो देखिए जो भी आपका कंट्रोल रेजोल्यूशन है वो आर्म मोशन, रिस्ट मोशन और बॉडी मोशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी आपका आर्म मोशन होगा, जो भी रिस्ट मोशन होगा और जो भी आपका बॉडी मोशन होगा, इन सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल रेजोल्यूशन डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो है हमारा स्पेशियल रेजोल्यूशन। ये क्या चीज़ होती है, स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ मूवमेंट इन विच रोबोट कैन डिवाइड इट्स वर्क वॉल्यूम। जो भी हमने अभी तक रोबोट का वर्क वॉल्यूम सीखा था उसको अगर स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड किया जाए तो वो जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम बोलेंगे स्पेशियल रेजोल्यूशन। ठीक है, या बोलिए जो भी हमारा वर्क वॉल्यूम में रोबोटिक आर्म मूव कर रही थी, रोबोटिक एंड इफेक्टर मूव कर रहे थे, तो उस वॉल्यूम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा एंड इफेक्टर मूव करेगा उसको हम बोलेंगे स्पेशियल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो हमारा कंट्रोल रेजोल्यूशन था उसमें रोबोटिक आर्म में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कवर हो रही थी उसको हम बोल रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ मूवमेंट तो कवर हो रहा है, लेकिन वर्क वॉल्यूम के अंदर अगर आप बात करोगे तो वो होगा स्पेशियल रेजोल्यूशन। ठीक है, और फ्रेंड्स स्पेशियल रेजोल्यूशन डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। पहला है सिस्टम्स कंट्रोल रेजोल्यूशन और दूसरा है रोबोट्स मैकेनिकल इनएक्यूरेसीज पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और फ्रेंड्स यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में आए हुए क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग अ रोबोट विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 1 स्लाइडिंग जॉइंट विथ अ फुल रेंज ऑफ 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे रेंज की वैल्यू दी है 1 मीटर। इफ द रोबोट कंट्रोल मेमोरी हैज अ 12 बिट स्टोरेज कैपेसिटी देन कंट्रोल रेजोल्यूशन फॉर द एक्सिस ऑफ मोशन विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल जॉइंट की बात कर रहा है और यहाँ पे 12 बिट स्टोरेज कैपेसिटी दी है। तो जहाँ आपको स्टोरेज कैपेसिटी दी थे तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ एड्रेसेबल पॉइंट, वो क्या होगा 2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज दिया है 1 मीटर और 12 बिट स्टोरेज दिया है, तो इसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एड्रेसेबल पॉइंट में तो वो कितना हो जाएगा 2 की पावर 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंट्रोल रेजोल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एड्रेसेबल पॉइंट, रेंज हो गई 1 मीटर और 2 की पावर 12 हो गया आपका नंबर ऑफ एड्रेसेबल पॉइंट। इसको सॉल्व कर लो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.244 mm। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी पार्ट। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2016 में आया हुआ है। अ सिलेंड्रिकल रोबोट कैन रीच एनी पॉइंट इन अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट L। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर का एक हाइट दिया है L एंड रेडियस 2L except for the points in an inner cylinder of height L
एंड रेडियस एल द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रोबोट वर्क एनवेलप विल बी। देखिए यहाँ पे आपको दो रेडियस दे रहा है, एक आउटर रेडियस दे रहा है, एक इनर रेडियस दे रहा है, और पूरे सिलेंडर की जो हाइट है उसकी वैल्यू दे रहा है एल। ठीक है, तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिलेंड्रिकल रोबोट का वर्क एनवेलप कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है कि अगर आपका सिलेंड्रिकल रोबोट का आउटर डाया गिवन है, इनर डाया गिवन है, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो वर्क एनवेलप। उसकी वैल्यू होगी π/4 d0 स्क्वायर माइनस di स्क्वायर इंटू एल। d0 की वैल्यू कितनी है 4l, क्योंकि यहाँ r0 की वैल्यू गिवन है 2l, आउटर रेडियस है उसकी वैल्यू 2l गिवन है, तो यहाँ से d0 कैलकुलेट कर लो 4l हो जाएगा। सिमिलरली ri दिया है l, तो di हो जाएगा 2l। सारी चीज़ों को आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.42 l3, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो फ्रेंड्स आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट अ रोबोट नीड्स टू हैव इन ऑर्डर टू लोकेट इट्स एंड इफेक्टर इन एन आर्बिट्रेरी पॉइंट विथ एन आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन इन अ स्पेस। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 3D स्पेस के अंदर अगर आपको आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन पे जाना है और आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जाना है तो उसके लिए आपको टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 में आया हुआ है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ 3D रोबोट ऑफ TRL:R टाइप कॉन्फ़िगरेशन इज। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने आपको बताया था सिंपली आपको नंबर ऑफ जॉइंट्स को काउंट कर लेना है। यहाँ टोटल कितने जॉइंट हैं, 4 जॉइंट है। कौन कौन, T फिर R फिर L फिर कॉलन फिर R। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जॉइंट है TRL:R, तो 4 जॉइंट है, तो नंबर ऑफ जॉइंट इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू नंबर ऑफ एक्चुएटर्स इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स -1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है और इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ रोबोट का जो भी क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।